सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। आज का सेशन हमारा है विद्यार्थीगण आरआरबी जेई का जो CBT 2 है उसके रिगार्डिंग जो हमारा सिलेबस चल रहा है वो विस्कोसिटी आज होगा। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हम लोग देख चुके हैं, उसका कुछ क्वेश्चन हुआ है और भी क्वेश्चन बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आएंगे। RS खुरमी, RK जैन और मेडी जी का जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए प्रोवाइड करवाएं। फिलहाल आज हम लोग विस्कोसिटी देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट सेशन को देखेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले विस्कोसिटी जानेंगे। विस्कोसिटी है क्या? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्स रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। मतलब ये हुआ कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कोई लिक्विड है फ्लो कर रहा है, तो ऊपर वाला लेयर एकदम फ्री रहता है जिसका वेलोसिटी u मान लेते हैं, ठीक है। और दो लेयर के बीच में जो हमारा गैप है वो dy मान लेते हैं। इसका जो दोनों जो है गैप उसको dy मान लिए। दो लेयर के बीच में जो गैप होगा वो dy है और पूरा जो डेप्थ है लिक्विड का वो y है। इतना डेप्थ लेके चल रहा है वो, लेकिन दो लेयर के बीच में मान लेते हैं dy है। एक लेयर का जो पार्टिकल है उसको इस तरह मानते हैं, दूसरा यहाँ पर है अपना पार्टिकल के रूप में चलता है। जैसे जब फ्लो होगा तो इस तरह से एक लेयर का पार्टिकल ऐसा तो दूसरा लेयर का पार्टिकल नीचे में होगा, दूसरा लेयर का जो पार्टिकल नीचे में। तो ये वाला जब फ्लो होगा, जब आगे की ओर जाएगा तो पीछे वाला जो इसके कांटेक्ट में होगा वो थोड़ा पीछे खींचना चाहेगा, इसको शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा। यहाँ पर क्या डेवलप करेगा? शियर स्ट्रेस। और वो जाएगा आगे, जिसके वजह से वहाँ पर स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। रेसिस्टेंस की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और वो डिफॉर्मेशन डी थीटा के इक्वल टू कहलाएगा। तो डिफॉर्मेशन आएगा डी थीटा अपॉन डी टी। dt टाइम में कितना डिफॉर्मेशन हुआ वही कहलाता है हमारा शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी थीटा अपॉन dt। तो विस्कोसिटी है जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है वो रेसिस्टेंस को ऑफर करता है। जब एक लेयर दूसरा लेयर के कांटेक्ट में रहता है और मूवमेंट करता है तो ये वाला लेयर आगे जाना चाहता है, लेकिन पीछे वाला लेयर थोड़ा सा स्लो रहता है, जिसकी वजह से दोनों में शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है। शियर स्ट्रेस डेवलप होता है और वही शियर स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से वहाँ पर शियर स्ट्रेन भी डेवलप हो जाता है, ठीक। तो ये कहलाता है हमारा विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का जो मेन रोल होता है वो शियर स्ट्रेस देख सकते हैं आप। शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं टाउ से शियर स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से, ठीक है। और टाउ जो इसका है वो डिनोट है और टाउ इक्वल टू होता है जो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy। du अपॉन dy जो है ये हो गया हमारा du वेलोसिटी, छोटा सा वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी du ले लिए इसके लिए, और dy एक लेयर का जो डिस्टेंस है उसको ले लिए। और du अपॉन dy यही कहलाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। du अपॉन dy ये वेलोसिटी प्रोफाइल या वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर हो जाता है। ये प्रोफाइल है और जो du अपॉन dy आया वो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो du अपॉन dy जो हुआ वो हो गया हमारा टाउ के शियर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर देख सकते हैं हम यहाँ पर, अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे विस्कोसिटी का अगर बात करेंगे तो शियर स्ट्रेस जो हो गया टाउ जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा du अपॉन dy। और यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे टाउ अगर निकाल लेंगे यहाँ पर तो निकलेगा इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। ये जो म्यू आया ना यही हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये जो म्यू निकल के आया, ये जो हमारा म्यू निकल के आ रहा है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। टाउ जो हमारा है टाउ हो गया शियर स्ट्रेस, टाउ जो है वो हो गया शियर स्ट्रेस। और du अपॉन dy हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी प्रोफाइल। और ये du अपॉन dy लिख सकते हैं, du अपॉन dy जो हो गया वो हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो विस्कोसिटी है वो फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों का प्रॉपर्टी है, जो लेयर के बीच में रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दो लेयर के बीच में रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, वही रेसिस्टेंस कहलाता है विस्कोसिटी। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर कोई बक्सा, अगर कोई बॉक्स है, अगर अर्थ पर रखा हुआ है जमीन पर, उसको खींचिए, खींचने के बाद जैसे ये बक्सा हुआ, ये मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से बक्सा हुआ और ये बक्सा को हम खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, तो बक्सा और नीचे सरफेस जो है, ये जो सरफेस और ये बक्सा है ये वाला, तो इसको जब खींचेंगे तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसके मूवमेंट को ये अपोज करता है, ये रोकना चाहता है, पीछे की ओर एक फोर्स लगाता है जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। यहाँ भी ये जो मॉलिक्यूल्स हुआ, ये लेयर का जो मॉलिक्यूल्स हुआ, ये पीछे की ओर एक ऑफर रेसिस्टेंस करता है,
पिछला नीचे वाला लेयर आगे वाला को रोकना चाहता है, वो ज़्यादा स्पीड से जाता है, नीचे वाला थोड़ा इसको कम करना चाहता है, खींचता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रेसिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। वही जो दो लेयर के बीच में, ये दो लेयर के बीच में जो आया ना, इस तरह से दो लेयर के बीच में जो ये जो मूवमेंट हो रहा था, ये जो मूवमेंट हो रहा था, ये दोनों लेयर के बीच में जो रेसिस्टेंस आया वही कहलाता है विस्कोसिटी। फ्लूइड के केस में जो फ्रिक्शन नहीं बोल के यहाँ विस्कोसिटी बोला जाता है, और सॉलिड में इसको फ्रिक्शन बोला जाता है। तो ये हमारा ये कंसेप्ट रहा विस्कोसिटी का, ये कंसेप्ट रहा। और अगर यूनिट ऑफ विस्कोसिटी का बात करेंगे तो टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, और यहाँ से हम अगर ये निकाल लेंगे, म्यू निकाल ले रहे हैं तो म्यू निकालें टाउ इंटू डी वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी यू नीचे हो जाएगा। और यहाँ पर टाउ का जो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये टाउ मतलब शियर स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये डी वाई जो था, डी वाई था मीटर, ये डिस्टेंस है मीटर है, और ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड है। फाइनली काटने के बाद मी इक्वल टू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर देखने को मिला हमको फाइनली यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये हमारा जो विस्कोसिटी को समझाने का एक आपको कोशिश की है हम, और क्वेश्चन जो भी होगा तो आराम से बना। ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन मत लीजिए, ऑब्जेक्टिव अगर हमारे पास आएगा, चाहे जितना भी कलेक्शन लाएंगे, टाइपिंग के लिए भी दिया गया है, बहुत टाइम लगता है, उन लोग भी खाली नहीं है, तो कोशिश करेंगे जितना हमको टाइम मिलेगा आपके लिए लेकर के आएंगे इस प्रकार से। तो विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे, क्या चर्चा करेंगे, ये तो हो गया किसका, एसआई यूनिट। अब इसका सीजीएस यूनिट का बात करेंगे। और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट है विस्कोसिटी का। इसका जो एक यूनिट और होता है पॉइजली, पॉइजली भी होता है इसका यूनिट। और पॉइज जो होता है, पॉइज भी बताएंगे, वो सीजीएस यूनिट होता है पॉइज। तो अभी हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पर, ये आगे हम बढ़ा रहे हैं, आगे लेके चलते हैं हम लोग। एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग जान लिए कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। अब एसआई यूनिट जो विस्कोसिटी है उसको बोला जाता है पॉइजली। पॉइजली, पॉइजली होता है, जैसे पॉइजली अगर बात करेंगे POISEU पॉइजली, तो 1 पॉइजली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पॉइजली इक्वल टू होता है, हम अगर देखेंगे यहाँ पर तो 10 पॉइज के बराबर हो जाएगा, 10 पॉइज, 10 पॉइज के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर 1 पॉइज निकालेंगे, अगर 1 पॉइज निकालेंगे तो होगा 1/10 पॉइजली, 1/10 पॉइजली। मतलब पॉइजली जो यूनिट है एसआई यूनिट ही है विस्कोसिटी का, और पॉइज जो है सीजीएस यूनिट है। इसके बारे में अभी और चर्चा करेंगे, पॉइज के बारे में नीचे। और अभी इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा और क्या होता है कि 1 पॉइज किसके कितना बराबर होगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो 1 पॉइज अगर बात करेंगे, जो 1 पॉइज होता है वो हो जाएगा 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब हो जाएगा 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये किसका, 1 पॉइज इक्वल टू पॉइज। अब चलते हैं पॉइज के बारे में। अब आपको हम पॉइज के बारे में बताते हैं। सीजीएस यूनिट है पॉइज, क्या है, सीजीएस यूनिट किसका, विस्कोसिटी का। तो सीजीएस यूनिट है पॉइज, सीजीएस यूनिट है पॉइज विस्कोसिटी का। तो पॉइज इक्वल टू देखेंगे, पॉइज है, पॉइज है, तो पॉइज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन था तो वहाँ पर डाइन हो जाएगा, न्यूटन है तो यहाँ पर डाइन हो जाएगा, डाइन। और न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर था ऐसा यूनिट, तो डाइन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या, 1 पॉइज इक्वल टू। तो पॉइज का जो वैल्यू है वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन बेसिक ही ज़्यादा होते हैं, अगर बढ़िया से कर पाएंगे तो अच्छा होगा। अब चलिए आगे कवर करते हैं हम लोग टॉपिक। और थोड़ा सा आपको हम जानकारी देना चाहेंगे यहाँ पर क्या कि फ्लूइड के बारे में, कि आइडियल फ्लूइड देखें तो क्या होता है। आइडियल फ्लूइड का चर्चा करते हैं। आइडियल फ्लूइड जो होगा उसके पास विस्कोसिटी कितना होगा, 0 होगा। आइडियल फ्लूइड के पास विस्कोसिटी जो होता है 0 विस्कोसिटी, विस्कोसिटी नहीं होगा, नो विस्कोसिटी लिखिए, नो विस्कोसिटी। आइडियल फ्लूइड के पास विस्कोसिटी नहीं होता है, या तो 0 विस्कोसिटी लिख सकते हैं आप, 0 विस्कोसिटी। आइडियल फ्लूइड एक्चुअली विद्यार्थीगण क्या होता है ना, ये पढ़ने के लिए बनाया गया। ऐसा कोई फ्लूइड, ऐसा हमारे ब्रह्मांड में, हमारे अर्थ पर ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि फ्लूइड होने के बाद उसमें विस्कोसिटी नहीं हो। ऐसा कोई फ्लूइड है ही नहीं। बस इसको स्टडी करने के लिए पढ़ा गया है, ताकि जितने भी लॉ बनते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, वो आइडियल फ्लूइड को लेकर के बनाया जाता है, ताकि एक्यूरेसी आपको ज़्यादा मिले। जैसे इंजन के बारे में पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे आपको आईसी इंजन, या तो जब रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे, उस कंडीशन में एक इफिशियंसी का बात आएगा, ठीक है।
तो वैसा इंजन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इनपुट लेकर के आउटपुट पूरी दे देगा? ऐसा कुछ नहीं, बस पढ़ने के लिए बनाया जाता है। तो आइडियल फ्लूइड जिसके पास विस्कोसिटी 0 होगा या नो विस्कोसिटी लिखिएगा, वो आइडियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड में सब चीज़ होंगे, विस्कोसिटी होगा, कंप्रेसिबिलिटी होगा, बल्क मॉडुलस होगा, सब चीज़ें होंगी रियल फ्लूइड के पास, और वही रियल फ्लूइड हम लोग के यहाँ पर अवेलेबल है। और एक कंडीशन और, अगर कोई फ्लूइड रेस्ट के कंडीशन में है, अगर कोई फ्लूइड रेस्ट के कंडीशन में है, उस समय शियर स्ट्रेस नहीं होगा। व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट कंडीशन इट कांट सस्टेन शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस होने के लिए मूवमेंट होना जरूरी है। और विस्कोसिटी होने के लिए अगर आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन कि विस्कोसिटी होने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो मॉलिक्यूल का मोमेंटम होना चाहिए, मॉलिक्यूल ट्रांसफर होना चाहिए, मॉलिक्यूल मोमेंटम होना जरूरी है, मॉलिक्यूल मोमेंटम होना जरूरी है, ठीक है। मॉलिक्यूल का मोमेंटम, मॉलिक्यूल का फ्लो होना जरूरी है उस लिक्विड का, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहेसिव फोर्स बोल सकते हैं, यहाँ पर कोहेसन फोर्स बोला जाता है, कोहेसन फोर्स, कोहेसिव फोर्स या कोहेसन जिसको बोलते हैं, अडेशन। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? सेम पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा, सेम पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है ये, उसको बोलते हैं कोहेसन फोर्स। जैसे लिक्विड जैसे वाटर के पार्टिकल में अपना जो फोर्स लग रहा है वो कोहेसन फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है। और वाटर और कोई दीवार जो बोलते हैं उसके साथ अगर कोई फोर्स लग रहा है, वो चिपक गया उसके साथ, तो वो अडेसिव फोर्स। दो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं अडेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स, सेम पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो विस्कोसिटी होने के लिए कोहेसिव फोर्स एकदम जरूरी है, और मॉलिक्यूल का मोमेंटम होना जरूरी है। सिर्फ मोमेंटम होने से नहीं होगा, सिर्फ कोहेसिव फोर्स होने से नहीं होगा, दोनों इंपॉर्टेंट है विस्कोसिटी होने के लिए। तो यहाँ तक अभी हम लोग पढ़ लिए यूनिट्स के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में। अब हम लोग अभी पढ़ते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी का चर्चा करेंगे अभी हम। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखते हैं क्या है कि ये रेशियो है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू इट्स डेंसिटी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिनोट किया जाता है न्यू से, और डायनेमिक विस्कोसिटी को डिनोट किया जाता है म्यू से, ठीक है। ये दोनों न्यू और म्यू थोड़ा दिक्कत लगेगा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आदत हो जाएगा। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी रेशियो है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में सबसे पहले लिखेंगे क्या? काइनेमेटिक विस्कोसिटी सबसे पहले लिखते हैं काइनेमेटिक। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यही रेशियो कहलाता है। विस्कोसिटी और डेंसिटी का जो रेशियो है वही कहलाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं न्यू से, इस तरह से, और विस्कोसिटी को करते हैं म्यू से, और डेंसिटी को करते हैं रो से, और फाइनल हमारा ये निकल के आ गया ऐसा, ठीक है। और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिपेंड करेगा वो ओनली डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, रो पर डिपेंड करेगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन रो मतलब डेंसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जो फ्लूइड लेंगे उसी पर डिपेंड करेगा। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू जो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये वाला है जो डिपेंड करेगा ओनली डेंसिटी पर। मतलब डेंसिटी अगर बढ़ेगा, मतलब ये बोल रहा है कि अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मान घटेगा, और डेंसिटी घटेगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मान बढ़ेगा। दोनों ये रेसिप्रोकल है, ये दोनों रेसिप्रोकल है। कौन कौन? ये वाला। डेंसिटी बढ़ेगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी घटेगा, डेंसिटी घटेगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। यही वाला चीज़ वहाँ पर लिखे थे, दोनों रेसिप्रोकल हैं। अब यूनिट का बात करेंगे, इसका यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यूनिट निकालने के लिए म्यू ओपन रो है, तो ये हुआ क्या? ये हो गया हमारा विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में क्या है? नीचे में है रो, केजी पर मीटर क्यूब, ये वाला है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जैसे भी निकालिए अपने तरीक़े से निकाल लीजिए। ये निकल के आएगा न्यू का, तो देखिएगा मीटर स्क्वायर से 1 मीटर काट देते हैं अभी यहाँ तक। अब फिर 1 मीटर यहाँ बचा है, तो ये न्यूटन को लिखेंगे क्या? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये मीटर तो चला गया, नीचे में बचा केजी, और प्रति मीटर क्यूब जो है ऊपर चला जाएगा गुना होके, 1 मीटर कहलाएगा, 1 मीटर कहलाएगा। तो केजी से केजी चला गया, ठीक है, केजी से केजी चला गया। और ये सेकेंड एक यहाँ बच गया था,
1 सेकंड आपका यहाँ पर न्यूटन सेकंड, ये केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो केवल न्यूटन का हुआ, और ये मीटर नीचे से गया था उठ के, ये मीटर को काट देते हैं ज़्यादा सुविधा होगा, ये मीटर को काट दिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ सेकंड बच गया, सेकंड रहने दीजिए, और नीचे में एक जो मीटर बचा था ना उसको रहने दीजिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये सेकंड से एक कटा, अब फाइनल जो निकलेगा मीटर एक यहाँ पर है और एक ये जा रहा है, तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बना, और नीचे में ये देखिए 1 सेकंड यहाँ बचेगा। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो यूनिट निकल के आया वो हमारा निकल के आया क्या, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो एसआई यूनिट निकल के आया मीटर स्क्वायर पर सेकंड। लेकिन अगर बात करेंगे हम इसका सीजीएस यूनिट का, तो सीजीएस यूनिट होता है स्टॉक, सीजीएस यूनिट जो होता है क्या होता है, स्टॉक, STOKE, स्टॉक। सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है स्टॉक, किसका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है स्टॉक। तो यहाँ पर हमारा 2 एसआई यूनिट, एक एसआई यूनिट इसका और एक सीजीएस यूनिट इसका, स्टॉक। अब 1 स्टॉक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन कभी बहुत बार पूछा हुआ है स्टॉक में। तो 1 स्टॉक अगर बात करेगा क्वेश्चन कि 1 स्टॉक इक्वल टू कितना होगा, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड को हम चेंज कर सकते हैं, देखेंगे ये सीजीएस में चेंज करना होगा। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम लोग 1 स्टॉक इक्वल टू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, सेंटीमीटर में अगर केवल बात करेंगे तो 10 के पावर -2, और ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है और सेकंड, तो हो जाएगा 10 के पावर -4, और ये हो जाएगा मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो 1 स्टॉक इक्वल टू हुआ 10 के पावर -4, 1 स्टॉक इक्वल टू हुआ 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये फाइनल हमारा निकल गया। 1 स्टॉक का वैल्यू एग्जाम में पूछा हुआ है बहुत बार, नहीं निकाल पाते हैं डायरेक्ट रट जाइए, और क्या उपाय, कुछ नहीं। तो यहाँ से हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का ये कहानी अभी समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए अब हम लोग चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, अब देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है कि shear stress is directly proportional to the rate of shear strain. According to Newton's law of viscosity, shear stress is directly proportional to the rate of shear strain. जो मूवमेंट हो रहा था लेयर में, उसमें shear stress जो डेवलप हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसका, shear strain के, रेट ऑफ shear strain के। वो जो डिफॉर्मेशन हो रहा था dθ/dt, वही हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो shear stress इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ shear strain। केवल shear strain बोलने से नहीं होगा, रेट ऑफ shear strain, इतना पूरा बोलना पड़ेगा। मतलब कि shear stress इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द shear stress को डिनोट करते टाउ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dθ/dt, यही कहलाता है। dt टाइम में, एक स्मॉल टाइम में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा था। मतलब ये देख रहे हैं जब लेयर टू लेयर हमारा लिक्विड चल रहा था, ये लेयर टू लेयर जब हमारा लिक्विड चल रहा था, इस तरह से जो लिक्विड चल रहा था, बह रहा था, पानी फ्लो हो रहा था, तो ये वाला ऊपर वाला तो जा रहा था, नीचे वाला इसको खींच रहा है, ये जाना चाह रहा था इधर, लेकिन ये वाला पार्टिकल इसको पीछे खींच ले रहा था, पीछे इसको यहाँ पर गैप जो था, वहाँ पर गैप नहीं रहता, पूरा सटा ऐसे खींचता है। तो वो डिफॉर्मेशन कितना हुआ dt टाइम में, dθ हुआ, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और ये टाउ जो होगा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के du/dy का, ठीक है। और यहाँ से हम लोग टाउ इक्वल साइन ले लेंगे, म्यू ले लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी du/dy, और फाइनल हमारा जो बन के निकलेगा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इक्वल टू म्यू du/dy। अब टाउ क्या है, टाउ है shear स्ट्रेस, टाउ क्या है, वो है shear स्ट्रेस। अब म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और du/dy हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट।
ये हमारा ये यहाँ तक फंडा निकल गया। और डी थीटा बटा डी टी जो हो गया वो हो गया रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। डी थीटा अपॉन डी टी जो हो गया वो हो गया रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। शियर स्ट्रेन के लड़का लोग डायरेक्ट स्टूडेंट डायरेक्ट मारेगा शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। गलत। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस क्या है बता रहे हैं आपको, बताएं बहुत बार। शियर स्ट्रेस जैसे ये वाला ऊपर वाला लेयर चलेगा, ऊपर वाला लेयर चल रहा है तो नीचे वाला लेयर के बीच में रेसिस्टेंस जो ऑफर हुआ था, जो लगा था, वो दोनों के बीच में एक स्ट्रेस डेवलप हुआ, स्ट्रेस डेवलप होता है, वही शियर स्ट्रेस है। और उसके वजह से शियर स्ट्रेन भी हमारा बन के निकलता है। तो शियर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो शियर स्ट्रेस है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये, इस प्रकार से यहाँ तक जितना भी कंसेप्ट था बन के निकला। ठीक है। अब जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा, जो भी फ्लूइड, नहीं बोलता है इस स्कूल का नियम, इस कॉलेज का रूल को जो फॉलो करेगा वही इस कॉलेज में पढ़ पाएगा, अन्यथा बाहर जाइए आप। तो जो फ्लूइड, जितने भी फ्लूइड है लिक्विड या गैसेस, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा उसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। और जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा उसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और भी जितने हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, सब बारे में चर्चा होगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड में। अभी ये काइनेमेटिक नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी चल रहा था, यहाँ तक हुआ। ठीक है। तो अगला हम टॉपिक की ओर चलेंगे। हम अगला टॉपिक की ओर चल रहे हैं। आइए अगला टॉपिक चलते हैं, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। मतलब वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, किसी भी फ्लूइड का विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ में क्या वेरी होगा, टेम्परेचर देने से क्या क्या वेरिएशन आएगा। तो फ्लूइड का हम लोग देखेंगे, फ्लूइड का जो विस्कोसिटी होगा वो क्या होगा, किसके साथ, टेम्परेचर का राइज या फॉल होने से, या गैस के केस में और इसके लिक्विड के केस में। तो फ्लूइड का अगर चर्चा करेंगे हम, सबसे पहले अगर फ्लूइड का चर्चा करते हैं तो फ्लूइड में किसका स्टडी करते हैं हम लोग? फ्लूइड में दो चीज़ का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं? एक लिक्विड का और गैस का। मतलब एक मतलब पार्ट में लिक्विड का लिख देते हैं और दूसरा पार्ट में क्या लिख देंगे? गैस लिखेंगे। तो लिक्विड का हम लोग इसमें जानेंगे और गैस का बारे में जानेंगे। ठीक है। तो लिक्विड का अगर हम चर्चा करते हैं कि लिक्विड का क्या कंडीशन होगा, क्या टेम्परेचर देने से क्या होगा। अगर टेम्परेचर हम देंगे लिक्विड के केस में, देखिए ये हम बना देते हैं एक बर्नर। ठीक है। और बर्नर देने से क्या होगा, हम इसमें टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट को दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर इसमें हम देंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। लिक्विड के केस में टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उस केस में इसका जो विस्कोसिटी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। वो विस्कोसिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा लिक्विड के केस में। अभी आप इतना याद रखिए क्यों होता है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स उसका कमज़ोर हो जाता है, लिक्विड पतला हो जाएगा, जिसके कारण जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा था वो कम होगा। वो शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा था वो कम होगा और यहाँ पर विस्कोसिटी जो होगा वो कम होगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी जो होगा वो कम हो जाएगा। गैस के केस में क्या होगा? गैस के केस में जो होगा कि टेम्परेचर जब बढ़ा देंगे, इसका हम टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसका टेम्परेचर को हम राइज करवा रहे हैं, इसका टेम्परेचर को हम बढ़ा दे रहे हैं। विस्कोसिटी गैस का क्या होगा? टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ा दिए, गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिए तो गैस का अगर हम बात करेंगे इसका मॉलिक्यूल्स का, तो मॉलिक्यूल्स का देखिएगा, इसमें जो गैस का मॉलिक्यूल होगा दूर दूर होगा मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स में रेंडमनेस बढ़ जाएगा, रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएगा, तो कॉलिजन ज़्यादा होगा। कॉलिजन क्या होगा? मॉलिक्यूल्स में कॉलिजन क्या होगा? मान लीजिए ये आपसे इतना गैस था, अब इसको हीट कर दिया तो मॉलिक्यूल्स में कॉलिजन बढ़ेगा, तो कॉलिजन बढ़ेगा तो शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा ज़्यादा, शियर स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप होगा, शियर स्ट्रेन डेवलप होगा, इसके वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से गैस का विस्कोसिटी जो होता है बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस के लिए, गैस का विस्कोसिटी बढ़ेगा कब? टेम्परेचर के राइज करने से। लिक्विड का जो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी घट जाएगा, लिक्विड का विस्कोसिटी घटेगा। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड
डिक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, और विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। गैस का टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ता है और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने से इसका विस्कोसिटी घटता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ तक हमारा आज का सेशन यहाँ रहा। अब फिर हम मिलेंगे इस नए वीडियो और नए सेशन के साथ, ठीक है, नए टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।